ठीक है, अब आगे देखो। मार्केट सेगमेंटेशन पहला स्टेप होता है कि हमने पहले डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो दोबारा इसकी आ रही स्लाइड्स। मार्केट सेगमेंट बेसिस पर सेगमेंटिंग बिजनेस मार्केट, ठीक है। तो डेमोग्राफिक का मैंने बता दिया, ठीक है। डेमोग्राफिक होता है क्या? रीजन, सिटी, ठीक है, एरिया। बेसिस पर सेगमेंटेशन बिजनेस मार्केट्स, इसमें परचेजिंग अप्रोचेस भी हो सकती है, सिचुएशनल फैक्टर, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी आएंगी चीज़। हम आगे देखते हैं इसको। जैसे हमने बताया, क्रॉस मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है कि आपने कि किसी एक चीज़ को टारगेट नहीं करना, दो चीज़ें मिला लो। जैसे आपने कहा मैं ज्योग्राफी में भी जाऊंगा, ज्योग्राफी का मतलब है मैं पंजाब के में सर्व करूंगा, लेकिन पंजाब के उन एरियाज में जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, मतलब आप लाहौर की बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपने दो को क्रॉस भी कर सकते हो, दो मिला के भी कर सकते हो। कल्चरल फैक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है, कि उन लोगों को सर्व करूंगा जो रूरल एरिया में रह रहे हैं, ये कल्चर आ गया। पॉलिटिकल लीगल फैक्टर्स मतलब वहाँ पे सर्व करूँगा जहाँ पे मेरी गाड़ियाँ जा सकती हैं, या मेरी शॉप्स खुल जाएं तो कोई मसला ना हो, कोई छीना ना करे, कोई वेयर हाउस में आग ना लगे, कोई मेरी शॉप्स को पॉलिटिकल मसले ना क्रिएट करे, ठीक है, लीगल मसले ना हो जाए मेरे लिए। तो इसके हिसाब से आपने देखा यार मेरे लाहौर बेस्ट मार्केट है। तो गवर्नमेंट वाला यही करता है, उसको जोग्राफी, इकॉनमी, कल्चर फैक्टर्स मिला के ये चीज़ सूट करती है कि मैं यहाँ पे सर्व करूँ। ज्योग्राफी का मतलब एक और भी होता है कि आपने किस मार्केट में रहना है, जैसे बताया रूरल में रहना है, अर्बन में रहना है, किस मार्केट में आपने सर्व करना है, हिसाब से बताएगा, ठीक है। तो क्रॉस का मतलब होता है आप एक से ज़्यादा फैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने इकॉनमी का पढ़ा था, किसी अमीरों को सर्व करना, नहीं, अमीरों को भी और वो लाहौर के अमीर बंदे, ठीक है। तो आप दो में से मिला के भी क्रॉस कर सकते हो चीज़ें, दो से एक से ज़्यादा भी आप फैक्टर को इंक्लूड कर सकते हो, जिसे कहते हैं क्रॉस मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंट रिक्वायर्स फॉर इफेक्टिव, देखो जिस सेक्टर को भी आप चूज करो ना, तो वो इतना छोटा सेक्टर ना हो कि फिर आप उसमें ये चीज़ होनी चाहिए जिस सेक्टर को आप चूज करना चाह रहे हो सर्व करने के लिए, कि पहले तो मेजरेबल हो, मतलब इतने कम लोग ना हो कि आप उनको सर्व क्या करोगे। मिसाल के तौर पर आपने कहा मैं अमीरों को सर्व करना चाहता हूँ पाकिस्तान में, या मैं कराची में बहुत उन लोगों को सर्व करता हूँ जो 50 लाख से ज़्यादा इनकी तनख्वाह है। अब 50 लाख से ज़्यादा तनख्वाह वाले कितने लोग हैं? बहुत ही कम लोग होंगे। तो वो तो बहुत ही कुछ लोग हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट वैसी है कि ठीक है आप करना चाहते हो, मर्जी है आपकी, लेकिन आपकी साइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि जिस सेगमेंट को आप सर्व कर रहे हो सकते हो इतना छोटा सेगमेंट है कि उसको सर्व करने का फायदा ना, प्रॉफिट ही ना हो में, ठीक है। तो कम से कम आप ये देखो कि जिस सेगमेंट में आप जा रहे हो, जैसे बच्चों का सेगमेंट है चाइना में, बच्चों का सेगमेंट पे कोई खिलौने बनाता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि चाइना में बच्चे हैं ही नहीं। तो वहाँ पे चाइल्ड का सेगमेंट बहुत छोटा है। तो कहते हैं यार सेगमेंट को बनाने का फायदा ही नहीं है, कि यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं, बच्चे हैं ही नहीं तो किसके लिए बनाएंगे हम। तो जिस सेक्टर में भी आप जाओ उसको देखो कि उसका सेगमेंट का साइज कितना है। सेगमेंट का मतलब समझ में आया कि किड्स हैं तो किड्स कितने हैं यहाँ पे, पाकिस्तान में किड्स हैं। तो पाकिस्तान में यूथ का सेगमेंट, जैसे यूथ का सेगमेंट इस वक्त 50% यूथ है। तो आप हो गया कोई भी प्रोडक्ट बनाओ यूथ से रिलेटेड होगी ना, वो कामयाब हो जाएगी, क्योंकि यूथ 50% ऑफ पाकिस्तान है। तो ये सेक्टर बहुत बड़ा सेगमेंट है, इसका साइज बहुत बड़ा है। इसको सर्व करोगे तो आसानी से कोई ना कोई चीज़ हो जाएगी। तो साइज ऑफ द सेगमेंट अट्रैक्ट करता है कि बड़ा सेगमेंट है, इसमें आ जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ फायदा ही नजर आएगा, ठीक है। तो इस परचेजिंग पावर है। अब ये लड़के लड़कियां हैं, यूथ है, जो 18 से लेके 25 के हैं, पाकिस्तान 50% ये है। तो क्या इनका परचेजिंग पावर है? अब मैं एक प्रोडक्ट बना दूं जो ये यूथ ले नहीं सकती है, ठीक है। तो आपने कहा यार यूथ तो है यहाँ पे लेकिन परचेजिंग पावर नहीं है, इनका तो फायदा क्या है मेरी प्रोडक्ट का, जब ले नहीं सकेंगे वो लोग, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि यूथ है भी, उनका परचेजिंग पावर क्या है, तो उसकी प्राइस क्या रखूँ मैं। प्रोफाइल्स ऑफ द सेगमेंट, वो यूथ जाति का है, पढ़े लिखे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं, गाँव में खेल रहे हैं। तो ये पूरे सेगमेंट को आप सही तरह मेजर करते हो, फिर आप जाके उसमें इफेक्टिवली जाते हो, ठीक है। उसको एक्सेस कर सकता हूँ मैं, क्या मैं लोगों से मिल सकता हूँ? ऐसा तो नहीं कि वो ऐसी जगह रहते हैं यूथ, बलूचिस्तान में रहते हैं, हब रिवर में रहते हैं, या ऐसी जगह जहाँ कोई जा ही नहीं सकता, तो फिर मैं उसको एक्सेस ही नहीं है, तो मुझे फ़ायदा क्या है ऐसे सेगमेंट को चूज़ करने का। हाँ एक्सेसिबल बिल्कुल है, चले जाओ यूनिवर्सिटी भरी पड़ी यूथ की, आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर लो, हॉस्पिटल में, यूथ अपार्टमेंट्स में, हर जगह आपको मिल जाएगी, शॉपिंग सेंटर्स। तो एक्सेसिबल का मतलब है ये सेगमेंट आराम से आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब फीमेल की कोई प्रोडक्ट बनाई मैंने, तो फीमेल की प्रोडक्ट तो क्या एक्सेसिबल है, फीमेल मिल सकती है आपको जहाँ उसको ब्रोशर देना हो मुझे,
आप बोलोगे हाँ शॉपिंग मॉल के पास चले जाओ, फीमेल्स आपको मिल जाएंगी। आप उनको ब्रोशर दो, आपके सेगमेंट को आप करीब हो। ठीक है। सस्टेनेबल का मतलब होता है ऐसा तो नहीं एक बार ही लेके बस प्रोडक्ट खत्म हो गई, बार बार परचेजिंग करते रहेंगे मेरी। देखो मार्केटिंग और सेलिंग में बहुत फर्क है। मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग इज रिपीटेटिव सेलिंग, कि एक बार लेके गया फिर दोबारा लेगा फिर दोबारा लेगा। इसको कहते हैं कस्टमर लॉयल्टी, बार बार ले रहा है आपसे वो, कस्टमर लॉयल्टी। ठीक है। और सेलिंग क्या होता है कि एक बार बेच दिया आपने, जैसे आप मार्केट में जाते हो दुकान पे या कोई रेडी पे चले जाते हो, वो एक बार दे देगा आपको, फिर बार बार थोड़ी देगा आपको। वो उसको जरूरत भी नहीं हो, कहते हैं सेलिंग कोई भी ले मुझे क्या फर्क पड़ता है। वो सेलिंग के कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। और आप मार्केटिंग क्या होता है कि अपनी प्रोडक्ट को आप ऐसे ही बनाओ कि आपके पास रिपीटेटिव कस्टमर्स है, बार बार कस्टमर है। ठीक है। तो उसको कहते हैं कस्टमर लॉयल्टी, ब्रांड लॉयल्टी भी बोलते हैं, कि आप इसको इतने कस्टमर को अच्छी तरह सर्व करो कि आपका ब्रांड लॉयल हो जाए। वो बोलेगा नहीं मुझे यार सिर्फ बाटा ही चाहिए, ठीक है, ढूंढेगा दुकान का। ठीक है। ये बोलेगा मुझे सिर्फ बोनांजा के कपड़े पहनने हैं, ठीक है, मुझे सिर्फ ऑक्सफोर्ड का स्वेटर पहनना है। तो ब्रांड लॉयल हो जाएगा वो, कि वो आपके पास ही आएगा। फिर आप उसको ब्रांड लॉयल्टी के पॉइंट्स दो, बार बार आ रहा है तो ठीक है आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे। इस तरह करके आप कस्टमर्स को इंगेज करते हो। ठीक है। तो आपका सस्टेनेबल होना चाहिए सेगमेंट, कि वो एटलीस्ट इस तरह हो कि वो बार बार आपकी चीज़ खरीद सके। डिफरेंशियल हो कि एक सेगमेंट डिफरेंस हो दूसरे से। ठीक है। मतलब मेल फीमेल से डिफरेंट है ना, तो बच्चे किड्स डिफरेंट होते हैं बड़ों से। तो जिस सेगमेंट में आप जा रहे हो वो दूसरे सेगमेंट से डिफरेंट होना चाहिए। एक्शनेबल का मतलब मस्ट बी एबल टू अट्रैक्ट एंड सर्व द सेगमेंट। मतलब इस सेगमेंट में जाने से आपको अट्रैक्शन है, कि कोई बड़ा प्रॉफिट नजर आ रहा है इनको सर्व करने में। ठीक है। अब मैकडोनल्ड ने क्या टारगेट किया था? मैकडोनल्ड ने बच्चों को टारगेट किया था। मैकडोनल्ड ने कहा था कि बच्चे जो होते हैं ना वो पेरेंट्स को लेके जाते हैं। तो उन्होंने बच्चों को टारगेट करने के लिए क्या किया, अपने पास फूड कोर्ट बनाया, बच्चों को प्ले एरिया बना दिया, कि बच्चे जब आएंगे तो प्लेइंग के जरिए आएंगे, माँ बाप को साथ लेके आएंगे, तो वहाँ बर्गर भी मेरा खाएंगे। तो उसने टारगेट किसको किया था? किड्स को टारगेट किया था एक्चुअली, अट्रैक्ट करा था किड्स सेगमेंट को। लेकिन प्रोडक्ट उसकी थी वो किड्स को भी कर रही थी और पेरेंट्स को भी सर्व कर रही थी। ठीक है। वैसे जो एरिया बनाया था अट्रैक्शन का, वो क्या था कि किड्स एरिया होगा कि बच्चे खेलेंगे, तो उसने किड्स एरिया हमेशा बनाता है मैकडोनल्ड, इसकी स्ट्रैटेजी है। ठीक है। आगे चलो। अब मार्केट सेगमेंट क्या है आपका? सेगमेंट का साइज क्या है? मैंने बताया सेगमेंट का मतलब होता है किस सेगमेंट आप सर्व करना चाह रहे हो। अब जैसे मैंने कहा फीमेल सेगमेंट है, मेरे शूज़ में सर्व करना चाह रहा हूँ, तो इस फीमेल मेरी सेल्स में देखूंगा फीमेल की मेरी प्रोडक्ट बिकती कितनी है। ठीक है। अगर फीमेल की प्रोडक्ट की सेल मेरी 2 लाख फीमेल की शूज़ है सिर्फ, तो मैं कहूँगा हाँ यार ये बहुत अच्छा सेगमेंट चल रहा है। अगर मैं कहूँगा फीमेल के प्रोडक्ट में सेल ही नहीं है, 20,000 शूज़ बेचे मैंने, 20,000 शूज़ बेचूंगा, मैं कहूँगा मेरा फ़ायदा ही नहीं फीमेल सेगमेंट में रहने का। इससे बेहतर है कि मैं मेल में आ जाऊँ। मेल में इतने मेल हैं उनको मैं सर्व कर लूँगा, 50 लाख 20 लाख, 5 लाख मेल है फॉर एग्जाम्पल, तो 5 लाख मैंने मेल सर्व कर दिए। तो उससे बेहतर है मैं उस सेगमेंट में रहूँ जहाँ पे मेरा प्रॉफिट ज़्यादा है। तो एनालाइज सेल्स का मतलब है आप सेगमेंट की ग्रोथ देखते हो कि सेगमेंट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। अगर पहले आप 20,000 फीमेल्स को सर्व करते थे, अब 2 लाख को कर रहे हो, इसका मतलब आपका सेगमेंट ग्रो कर रहा है। ठीक है। अभी कौन सी वो जो है फीमेल की जो शॉप है वो चल रही है, अभी हम लोग गए थे, अच्छा नाम है इसका। तो इसमें यही है, फीमेल की मार्केट है वो ग्रो करी, बट भी शॉप शॉप भी बड़ी कर दी उसने। फीमेल्स की सिर्फ शॉप है वो, पर्स भी बेच रहा है उसके अंदर, वो शूज़ भी बेच रहा है। तो उसने देखा मेरा सेगमेंट भी ग्रो कर रहा है, तो उसने उसको और भी ग्रोथ कराया। ठीक है। सेगमेंट स्ट्रक्चर अट्रैक्टिवनेस। ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट प्रोडक्ट, और कोई दे रहा है उस तरह की प्रोडक्ट कोई और, जैसे लेदर का पर्स मिल रहा है, ठीक है, फीमेल्स का, तो वो कोई और दे रहा है, कोई और प्रोडक्ट है। और इसमें क्या है? द पावर ऑफ बायर एंड सप्लायर। ये 5 फोर्सेस होते हैं। ठीक है। पावर ऑफ बायर एंड सप्लायर क्या होता है कि अगर सारे बायर्स मिल जाएं और डिसाइड कर ले कि हमें प्रोडक्ट नहीं खरीदनी, जाहिर सी बात है फिर आप मजबूर हो जाओगे कि यार ठीक है यार, सब बाहर जैसे बैकवर्ड मरी किया था लोगों ने, मजबूर हो गए मरी के लोग सस्ता करने को। तो उसको कहते हैं पावर ऑफ बायर। तो बायर बायर का बहुत बड़ा पावर पावर होता है, सब मिल जाए अगर, तो आपको प्रोडक्ट को सस्ता भी करना पड़ेगा, उनके हिसाब से करना पड़ेगा। ये तो सप्लायर का पावर होता है। सप्लायर कहेगा मैं आपको रॉ मटेरियल नहीं दे रहा, अब हमें लकड़ी की कुछ वो बनानी है, घड़ियाँ बनाती है जो भी बनाता फिगर, अब सारे दुकानदार मिल जाए मार्केट में कि हम इनको लकड़ी नहीं देंगे, तो हम कहाँ से लकड़ी लाएंगे? तो उसको कहते हैं पावर, बाइंग पावर ऑफ सप्लायर। ठीक है। पावर ऑफ सप्लायर भी होते हैं। सप्लायर का मतलब समझ में आया, कि जो लकड़ी हम जैसे बनानी थी, तो अगर सारे सप्लायर हमें दें, हम लकड़ी देंगे ही नहीं आपको, तो हम लकड़ी कहाँ से लाएंगे?
तो आप ऐसी प्रोडक्ट कभी नहीं बनाते जिसमें सप्लायर का भी मोनोपोली हो। लाइक अब मैं ब्रांड बना रहा हूँ, मैं मक्खन बनाऊंगा, तो मुझे मिल्क चाहिए होगा। अब सारे दूध वाले के भैया इनको मत देना दूध, ठीक है। तो मैं तो फिर प्रोडक्ट मेरी फेल हो जाएगी मक्खन की, जब तक मैं दूध देगा मक्खन कहाँ से बनेगा। तो आप कोशिश करो तो ऐसी सेगमेंट में ना जाओ कि जहाँ पे फिर सप्लायर आपके लिए मजबूरी बन जाए, उनकी बात माननी पड़े आपको, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी याद रखना। कंपनी ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्सेज, कंपनी का अपना क्या स्किल्स हैं, इस सेगमेंट में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर आपको डिसीजन लेना पड़ता है। मास मार्केटिंग क्या होता है कि आप सबको लिए सबको एक ही चीज़ कर रहे हैं, जैसे बाटा करते हैं मास मार्केटिंग, कि इसके पास सब जाओ, मेल की चीज़ मिल जाएगी, बच्चों की मिल जाएगी, बड़ों की मिल जाएगी, मेल फीमेल, सबको मास मार्केटिंग कर रहे हैं। फिर भी मार्केटिंग मास नहीं कर रहा। मास का मतलब होता है कि जैसे मैं अभी ऐड दे दूं कि भाई मैं ट्यूशन पढ़ाना चाह रहा हूँ, वन से लेके हर क्लास को, तो ये मास मार्केटिंग है। जो भी आ जाओ इसमें, मैं सिर्फ ओ लेवल्स को पढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं ओ लेवल्स के सेगमेंट में आ गया हूँ। ओ लेवल्स के बच्चों को मैं पढ़ाना चाहता हूँ, तो ये मैं ओ लेवल्स के सेगमेंट में आ गया। अब मैं इंटर के बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा, मेरा टारगेट मार्केट ओ लेवल्स है। इसी तरह मैंने कहा ओ लेवल्स के अंदर भी मैं सिर्फ फीमेल्स को पढ़ाऊंगा, तो मैं और नीच मार्केट में आ गया, और सेगमेंट को मैंने उसमें भी एक सेगमेंट चूज कर लिया, ठीक है, कि नीच में आ गया फीमेल में। फीमेल भी मैंने कहा कि वो फीमेल्स होंगी जो डिफेंस में रहती है, वो गर्ल्स जो डिफेंस में रहती है, अभी माइक्रो मार्केटिंग कहते हैं इसे, ठीक है। समझ में आ रहा है, मास का मतलब है कि आपने सबको सर्व करना है। जैसे मैं कहता हूँ ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ मैं, कोचिंग सेंटर खोल लिया, जिसको पढ़ना आके पढ़ो, मास मार्केटिंग। सेगमेंट का मतलब मैंने कहा मैं ओ लेवल्स पढ़ाऊंगा, बस कोई सेगमेंट डिफाइन कर लिया। ओ लेवल्स के अंदर भी किसको, फीमेल्स को, तो नीश मार्केटिंग, ठीक है। और नीश में भी मैंने कहा ओ फीमेल के बाद वो फीमेल जो डिफेंस में रह रही है, जोग्राफिकल मैंने डिफाइन कर लिया, जिनके पास पैसे ज़्यादा है, वो मेरे पास सिर्फ उनको मैं सर्व करूंगा, ठीक है। तो इस तरह कंपनीज अपनी टारगेट मार्केटिंग सर्च करते हैं कि हमें किसको सर्व करना है, ठीक है। उसके हिसाब से फिर कैंपेनिंग करते हैं। अब जैसे आपका जो मास मार्केटिंग है, कंपनीज कोशिश करती है मास मार्केटिंग में ना जाए, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट नहीं होती है, इतने बंदों को सर्व नहीं कर सकते, सप्लाई चेन के मसले आते हैं। और याद रखो, जिसमें मास मार्केटिंग होती है तो प्राइस आपकी हमेशा लो रखनी पड़ती है आपको, क्योंकि आपने सबको सर्व करना है तो आपको ज़्यादा सेल करना पड़ता है। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि आपने कम बच्चों को, एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना है, तो आप फीस ज़्यादा ले सकते हो, क्योंकि आपने माइक्रो मार्केटिंग की हुई है ना, कि आपने कहा कि मैं दो चार को सर्व करूंगा लेकिन आई विल सर्व विद हाई कॉस्ट। तो कंपनीज चाहती हैं कि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, तो बजाय इसके हम मास मार्केटिंग करें, हम कोशिश करते हैं कि नीश मार्केट में चले जाएं, ठीक है। तो उसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा लेकिन इससे फिर आपको डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनानी पड़ती है। लोग आपसे क्यों पढ़ेंगे, आपको फिर डिफरेंट होना पड़ता है, आपको स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा कि मैं ये ओ लेवल्स का एड मैथ्स पढ़ाऊंगा, तो कहेगा ठीक है इसको एड मैथ्स पढ़ना, जिसको भी एड मैथ्स पढ़ना है वो इससे जाके पढ़ ले, क्योंकि आपने आप लोगों को डिफरेंशिएट किया है, तो वो आपके पास आएंगे पढ़ने के लिए सारे। देखो, नो मार्केट सेगमेंटेशन, गोरा काला कोई उसका वो नहीं है। सेगमेंट बना दिया मैंने बाय जेंडर, कि इसमें मेल अलग हो गया, ये मेल का सेगमेंट हो गया, ये फीमेल हो गया, ठीक है। गारमेंट्स कैसे होते हैं ना हमारा, तो आपने इस तरह शूज़ हो गया, गारमेंट्स हो गया, सब यही काम करते हैं। हर कोई यही कर रहा होता है किस टारगेट मार्केट में सर्व करना है, ठीक है। अब जैसे सनाउल्ला है पाकिस्तान में, सबको सर्व करता था पहले पुराने ज़माने में, अब तो कोई भी नहीं मेरे ख्याल ऐसा सबको सर्व करे, ठीक है। एज के हिसाब से कर लिया कि मैं एज के प्रोडक्ट्स बनाऊंगा मैं, तो उस हिसाब से वो फीमेल बच्चों के किड्स के लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया उसने, ये टीनेजर्स का बना दिया मैंने। और ये देखा मैंने, अब पाकिस्तान में जैसे मेरा कि टीनेजर्स ज़्यादा है, तो मेरी प्रोडक्ट मैं ये बनाऊंगा, टी शर्ट का बिजनेस करूंगा तो ज़्यादा चलेगा मेरा। टारगेट मार्केट मेरी ये होनी चाहिए। मैं देखा इसमें साइज़ भी बड़ा है सेगमेंट का, इसमें लोगों के पास जितने पैसे तो हैं मेरी 500 की प्रोडक्ट खरीद ही लेंगे। तो ये देख के मैंने करना है, ऐसी नहीं कि मैं कोई प्रोडक्ट 5 लाख की लेके आ गया हूँ तो ये खरीद ही नहीं सकेंगे। हाँ, इस सेगमेंट में आऊँगा, मुझे पता है 5 लाख की प्रोडक्ट है, तो रिटायर्ड लोग हैं, इनके पैसा है, तो ये मेरी प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है। कंपनी मार्केटिंग मैट्रिक्स ही मैंने बताया ना, आपको एक मैट्रिक्स भी ले सकते हो आप, और अलग अलग बना सकते हो। कंपनी मार्केटिंग मिक्स, जैसे कंपनी मार्केटिंग मिक्स क्या होता है कि आप सेगमेंट वाइज जैसे बताया, अर्बन ले लो, फिर जोग्राफिकल ले लो, इकोनॉमिकल ले लो, इकॉनमी ले लो। तो अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में क्या होता है
कि आपने किसी एक सेगमेंट को चूज कर लिया, ठीक है। और मार्केटिंग मिक्स में क्या होता है कि आप कंपनी मार्केटिंग मिक्स जैसे बताया मैंने, डिफरेंट सेगमेंट्स को आप लेके एक कोई कंपनी की स्ट्रैटेजी बनाते हो, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग कहते हैं उसे, ठीक है। ये थोड़ा सा चीज़ें पढ़ लेना। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग क्या होता है, कि आपने किसी को डिफरेंशिएट नहीं किया, मी टू प्रोडक्ट है, जैसे खुली चीज़ें मिलती हैं बाजार में, आलू प्याज, या अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग वही अंडे पैक करके आ गए, एसबी के एग्स हैं, तो डिफरेंशिएट कर दिया उसने, बोला ये दूध मेरा खुला दूध नहीं है, या गाढ़ा दूध है, हलीब, टेट्रा पैकिंग, तो डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग कर ली उसने, ठीक है। इसी तरह कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग होती है, इसमें आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हो अपने टारगेट मार्केट को करीब से, ठीक है। तो उसके लिए आपने खास कहा कि भाई हमने सब रोसोस के चिकन है, ये हमने खास बनाए आपके लिए, ठीक है, चिकन को सही तरह किया है, तो इसमें डिफरेंट चीज़ आ सकती है, उसको आगे देखते हैं क्या है। अनडिफरेंशिएटेड देखो क्या है, बताया मैंने आपको। अनडिफरेंशिएटेड क्या है, कि आपको ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बताया सिंग, बेसिकली डिफरेंशिएट नहीं किया, मी टू प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको, कि हर बंदा बेच रही है प्रोडक्ट, तो आपकी प्रोडक्ट वही है। जैसे कोई टी शर्ट ब्रांड बिक नहीं रहा, अनब्रांडेड चीज़ें, इसको अनब्रांडेड भी कहते हैं डिफरेंशिएटेड का मतलब। चश्मे का कोई ब्रांड नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड ब्रांड है, ठीक है, तो आपका वो हर बंदा ले लेगा, सस्ती होती चीज़ अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है। डिफरेंशिएटेड होगी तो उसमें टारगेट मार्केट कोई आपकी जाएगी। कॉन्सेंट्रेटेड जैसे मैंने बताया, इसमें भी आपको जिसको सर्व करना है उसी को सर्व करोगे, बाकी को सर्व ही नहीं करते आप। स्टेप थ्री के पोजिशनिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब है आप ऐसे कस्टमर सेगमेंट को सर्व करो कि आपका कस्टमर वहाँ पे सर्व ही नहीं कर पाएगा आपको, ठीक है। तो उसको कहते हैं कि भाई ऐसा सेगमेंट चूज करो कि आपका कस्टमर, आपका कंपटीटर जो है उसके लिए डिसएडवांटेज हो जाए और आपके लिए एडवांटेज बन जाए। मतलब the way a product is defined by consumer on important attribute, the place of the product occupies in consumer mind relative to competing product example, जैसे मैंने बताया ना, प्रोडक्ट पोजिशनिंग जो होती है, वही मैंने टूथपेस्ट की एग्जांपल दी थी, कि किस तरह प्रोडक्ट को दिमाग में पोजिशन करते हो, ठीक है। जीत गया इंग्लिश, हार गई महंगाई, ये प्रोडक्ट की पोजिशनिंग की अपने दिमाग में कस्टमर के, ठीक है। मार्केट मस्ट प्लान पोजिशंस टू गिव प्रोडक्ट द ग्रेटेस्ट एडवांटेज, ठीक है, जिस तरह आपने उसको दिमाग में डालना उसी तरह आपने डालना होगा। इसी तरह डेवलप मार्केटिंग मिक्स टू क्रिएट प्लान पोजिशन, प्लान पोजिशन मतलब जिस तरह आपने प्लान किया है उसी तरह के दिमाग में जाना चाहिए। अगर आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं जाएगा तो वो फिर अपने खुद ही बना लेंगे, फिर आपको मसला बनेगा। तो कभी भी आप प्लान पोजिशनिंग कस्टमर पर नहीं छोड़ते, आप खुद पोजिशनिंग करते हो अपनी प्रोडक्ट उनके दिमाग में कि हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे, पहले से बताते हो कि लोग भाई अगर मेरी प्रोडक्ट सोचनी है क्लोजअप, तो मेरा मतलब है उसको ऐड में दिखाते हो कि वो फ्रेशनेस के बारे में सोचे। तो क्लोजअप जब भी दिमाग में आएगा तो बोलोगे वेरी क्लोजनेस, क्लोजअप का मतलब नाम भी उसने ऐसे ही रख दिया। अब देखो आइकिया क्या है, आइकिया का कॉन्सेप्ट ये था कि आइकिया ने एक फर्नीचर बनाया था। अभी 1.5 मिनट रह गए, 1.5 मिनट का मेरे ख्याल है, अभी वो स्लाइड खत्म हो जाएगी ना, फिर मैं तुम्हें भेजता हूँ एक और स्लाइड, फिर मैं इसको क्लोज कर दूंगा थोड़ा सा, फिर मैं थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सा ही रह गया बताता हूँ। 5 मिनट का ब्रेक करो, मैं नया लिंक भेज देता हूँ, ठीक है। क्लास में एंड करता हूँ, फिर नया लिंक सेंड करता हूँ।